नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं आज के अपने न्यूज डिस्कशन पे। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि पीएम किसान योजना क्या है और अब इसकी वैलिडिटी जो है सरकार ने बढ़ा दी है। क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारे किसान भाइयों के जीवन में, इसके बारे में पढ़ेंगे। वन महोत्सव 2026 और चंदन वन परियोजना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जो डेवलपमेंट और काफी शानदार डेवलपमेंट जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। पीएम सूर्य सरोवर योजना जो कि सोलर उत्पादन से जुड़ी हुई योजना है, नई योजना है जो कि केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है, उसके बारे में बात करेंगे। पांडुलिपि क्या होती है और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना। देखिए, एक बात जो है आपने सुनी होगी हमेशा कि किसानों की आय को दोगुना करना ना, आय को क्या करना है, दोगुना करना। ये बात ना सरकार के मंत्री हर जगह बोलते हैं। तो जब इन सारी चीजों पे डिस्कशन चल रहा था तो एक मांग होने लगी कि भाई किसानों को ना डायरेक्ट आप पैसा दीजिए, है ना। किसानों को अगर आप डायरेक्ट पैसा उनके हाथ में देंगे तो वो इसको खर्च करेंगे अच्छा बीज लेने में, ठीक है। छोटे किसान अच्छे से ट्रैक्टर से जो है अपनी जुताई बिजाई ये सारे काम कर सके, कुल मिला के कोई तारबंदी कर सके, ठीक है। तो इस थॉट प्रोसेस के मद्देनजर 2019 में एक योजना लेके आए, पीएम किसान योजना, ठीक है। 2019 में कौन लेके आए, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या बोला गया, सबसे पहले तो बोला गया है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 6,000 रुपए हर साल हम सीधे ट्रांसफर करेंगे। फिर इसको बढ़ा के कर दिया कि नहीं भाई, सभी किसानों को ना, कोई छोटा हो बड़ा हो। तो ये चीज हुई। फिर जब राजस्थान में 2023 में नई सरकार आई, इन्होंने बोला कि 3,000 रुपए हम अपनी तरफ से देंगे। तो अभी राजस्थान के किसानों के 9,000 रुपए प्रति किसान क्या होता है, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आते हैं। अब जो योजना थी इनिशियली 2025-26 तक थी, अब इसको बढ़ा के जो है ना कितना कर दिया, 2026-27 से लेके 2030-31 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कितना, 2026-27 से कितना कर दिया, 2030-31 तक, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखनी। एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है, सर ये 2026-27 या 30-31 क्या होता है। देखिए, जब हम 2030-31 लिखते हैं इसका मतलब होता है 1 अप्रैल 2030 से 31 मार्च 2031, यानी कि एक वित्तीय वर्ष जो होता है उसका मतलब होता है 2030-31, ठीक है। तो राजस्थान के मामले में 9,000 है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के बारे में बात करें तो 6,000 रुपए सीधे किसान के खाते में भेजे जाते हैं। और अब तक 4.47 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में जो है भेजे जा चुके हैं, है ना। और अब इस पीरियड में जो है 3.15 लाख करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में भेजे जाएंगे। अब तक 22 किस्तें जो है किसानों को भेजी जा चुकी है। हर किस्त कितने की होती है, 2,000 रुपए की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। पीएम किसान योजना से जुड़े हुए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे की थॉट प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि किसानों के लिए क्यों जरूरी है। क्या होता है कि खेती में निवेश बढ़ जाता है। एक तो निवेश का मतलब होता है कि कुछ पैसा किसान खेती में खर्च कर लेता है, जिससे वो क्या बढ़ता है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है ना। उत्पादकता, और उत्पादकता से किसान की क्या बढ़ती है, अल्टीमेटली आय। और हमने बात करी थी कि इनका लक्ष्य था किसानों की आय दोगुनी करना 2022 तक। हालांकि वो अब उस पर डिबेटेबल है कि अचीव कर पाए या नहीं, लेकिन उद्देश्य वही था। कृषि उत्पादकता में सुधार करना। एक बात आपको हमेशा सुनने को मिलेगी, उत्पादन और उत्पादकता, है ना। उत्पादन का मतलब होता है, मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए एक किसान के कितने हुई है, 50 क्विंटल जो है पैदावार हुई है, तो ये तो होगी टोटल उत्पादकता। या अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्य में इस बार 2.43 लाख किलोवाट जो भी है, एग्जाम्पल के लिए इतनी पैदावार होगी, तो ये तो होगी उत्पादन। अब उत्पादकता क्या है, उत्पादकता में जब उत्पादकता की बात करते हैं तो बात करती जाती है कि प्रति बीघे में कितना उत्पादन हुआ या प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने बोलते हैं ना, 1 बीघे में 3 बोरी हो गई, ठीक है। ये जब बात करते हैं विकसित देशों की, जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया को चाइना से, तो हमारा जो उत्पादकता है वो काफी कम है ना। उत्पादकता का मतलब हो गया कि एक लिमिटेड, एक सीमित
जमीन के टुकड़े में होने वाली पैदावार, इसका मतलब होता है उत्पादकता से, और उत्पादन पूरी पैदावार कितना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी थी, किसानों को वित्तीय सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी थी पैसे ट्रांसफर करके, और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाना था। देखिए नीचे बात भी की गई है, जैसे राजस्थान सरसों उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो पहले स्थान पे, इंडिया में सरसों उत्पादन में पहले, और सरसों के साथ में और किसमें पहले देख ली, सरसों में हो गया, उसके बाद बाजरा में पहले, ठीक है, उसके बाद गंवार में पहला है, उसके बाद कुल तिलहन में पहला है, कुल तिलहन, इनमें सब में पहला स्थान है। लेकिन सरसों के मामले में तो पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है, ठीक है, पूरी दुनिया में थर्ड पोजीशन पे है सरसों के मामले में। तो इसकी जो उत्पादकता है 1581, अब देखिए 1581 से बढ़ के 1675 किलोग्राम कितना प्रति हेक्टेयर, ये होगी उत्पादकता। और लक्ष्य रखा है कि हम इसको 2181 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक करेंगे, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो ये 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं। फरवरी 2019 में योजना शुरू हुई थी। शुरुआत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए, फिर कर दिया सभी के लिए। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधा खाते में दिया जाता है। मंत्रालय इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और अब अवधि जो है 2026-27 से 2030-31 हो गई, ठीक है। अच्छे से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए हमारे पास जो क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे इंडिया के पास जितना भूभाग है, यानी कि पूरी जो हमारी लैंड है, उसका 10.41% भूभाग है हमारे पास, है ना। लेकिन जब पेड़ों की बात की जाती है, जब जल की बात की जाती है, तो हमारे पास 1.6% जल है, और लगभग इससे भी कम जो है परसेंटेज हमारा क्या है, पौधों का है, या 3% के आसपास, है ना, थोड़ा एग्जैक्टली आप लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब कि हमारी भूमि के अनुपात में हमारे यहाँ हरियाली भी कम है और जल भी कम है। तो इसलिए जो है एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चलाया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। उससे प्रेरणा लेके हरियालो राजस्थान अभियान किसने चलाया, राजस्थान सरकार ने, हरियालो राजस्थान। इसके तहत 5 साल में कितने पौधे लगाने थे, 50 करोड़, और सरकार का ये क्लेम करना है कि अभी 19 करोड़ तक पौधे हमने लगा चुके हैं। तो इसी हिसाब से जो है वन महोत्सव 2026 की शुरुआत करी है, जिसकी थीम है हरा भरा राजस्थान। किसने, सीएम ने करी है, कहाँ पे, उदयपुर के दूध तलाई वन परिक्षेत्र में, ठीक है, वहां पे इसकी शुरुआत कर दी। क्या आह्वान किया इन्होंने, कहा कि भाई जन आंदोलन बनाइए, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, किसमें, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना, क्योंकि हमने समझ लिया हमारे यहाँ हरियाली काफी कम है, और आपको पता हरियाली का सीधा संबंध किससे है, बहुत सारी चीजों से है, वर्षा से है, तापमान से है, जलवायु परिवर्तन से है। और हमने बात करी है कि 2047 तक हम राजस्थान को अच्छा स्टेट, सतत विकास वाला स्टेट बनाएंगे, इसलिए पौधारोपण हमारे लिए जरूरी है। अब मानसून 2026 में, पहले हमने बताया लगभग 20 करोड़ जो पौधे हैं लगाए जा चुके हैं, कब कब, 2024 में और 2025 में। अब 2026 में 10 करोड़ का और लक्ष्य रखा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 5 साल में 50 करोड़ का लक्ष्य जो रखा है। अब 30,276 जो हेक्टेयर है, वो अरावली संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करना है। वहां पे 6 करोड़ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है 600, यानी कि जो महिलाएं, आपने हमने बात करी थी ना, स्वयं सहायता समूह, उन महिलाओं को देना है 13 जिलों में, ताकि वो पौधारोपण करें। और ड्रोन से सीडिंग भी करवानी है। ड्रोन से सीडिंग का मतलब है कि ऊपर से बीज इस तरह से गिराए जाएंगे, फिर वो अपने आप पौधे बन जाएंगे, है ना, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चंदन परियोजना भी इन्होंने शुरू करी, यानी कि चंदन के पौधों का उत्पादन भी राजस्थान में बढ़ाना है। कहाँ पे, दूध तलाई वन सेक्टर उदयपुर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध तलाई में कितनी, 33 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और पहले चरण में कौन कौन से जिले हैं, ये जिले भी आपको याद रखने। देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी एकदम साउथ के जिले हो गए, फिर आपका सिरोही और उदयपुर, ये 4 जिले, ठीक है। और सीएम ने चंदन का पौधा रोप के इसका जो है विधिवत शुभारंभ कर दिया है। साथ ही ये तो होगी सिर्फ 4 जिलों की बात, ठीक है। कौन कौन से होगी एक बार याद करा देता हूं, उदयपुर है, ठीक है, उसके बाद सिरोही है, बांसवाड़ा है, और कौन सा है, प्रतापगढ़, जो हमारा 33वां जिला था, ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है। ये 4 आपके हो गए क्या, जहां पे जिले, जहां पे 33 करोड़ की लागत से क्या हो, चंदन वन की स्थापना की जाएगी। पहला चरण, आगे हो सकता है इसमें और जिले बढ़ाए जाए। ये सबके लिए, ये किसके लिए, पूरे राजस्थान के लिए,
इसमें क्या किया जाएगा, प्रत्येक जो जिला मुख्यालय, जैसे आपका जिला मुख्यालय अजमेर है, ठीक है, किसी का जयपुर है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे नमो नर्सरी, ठीक है, नमो नर्सरी की स्थापना की जाएगी। दूसरा, पंचायत स्तर जो है, पंचायत समिति है, यहाँ पे इन्होंने लिखने में मिस कर दिया हुआ, पंचायत समिति स्तर पे क्या किया जाएगा, नमो वन, यानी कि नर्सरी जिला स्तर पे और पंचायत समिति स्तर पे क्या, नमो वन। और इसके लिए किसानों को निःशुल्क जो है फलदार पौधे प्रदान किए जाएंगे, जिससे हरियाली तो होगी, पौधारोपण हमारा बढ़ेगा ही, वृक्षावरण हमारा बढ़ेगा ही, साथ में किसान को भी फल मिलेंगे, तो उससे भी उसको फायदा होगा। क्या क्या होगा इससे, पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा जैव विविधता को बढ़ा के, और हरित क्षेत्र यानी कि वृक्षारोपण कवर बढ़ा के, ग्रामीण लोगों की आजीविका सुनिश्चित होगी, क्योंकि हमने बात करी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। कितना खर्चा करेंगे इसमें, 33 करोड़ खर्चा करेंगे, ठीक है, और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, हरित अर्थव्यवस्था बनेगी। और चंदन जो है काफी महंगा होता है, आपने सुना होगा, व्यावसायिक पौधा है, तो उससे भी फायदा मिलेगा। और एक पेड़ माँ के नाम जो है प्रधानमंत्री जी का चलाया हुआ अभियान है, जिसकी अनुपालना में ये सारी चीजें की जा रही है। अब एक अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपको पता है आपके पास लिमिटेड लाइफ है, राइट, ठीक है, अभी जो पहले 60 के आसपास थी आजादी के समय, अभी 72 73 जो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि औसत एक व्यक्ति इतना जीता है, औसत जीवन ये। अब इसमें क्या होता है, एक तो चलो ठीक है 73 साल की उम्र तक व्यक्ति या 80 साल तक, उसके बाद बूढ़ा होकर डेथ होती है, देन ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, इस तरह के मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेट होता है, ठीक है, उसमें इमीडिएट डेथ कॉज हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, या फिर कोमा की स्थिति हो जाती है, और लॉन्ग टर्म कोमा, और कोमा के बाद डेथ। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होती है कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी के बाकी जो ऑर्गन है वो ठीक कंडीशन में होते हैं। और अगर उस व्यक्ति का परिवार या उस व्यक्ति ने पहले कभी अपनी विल दी हो कि यार मुझे अगर कुछ भी होता है ना तो मेरे जो अंग है उनको डोनेट कर देना, तो फायदा क्या होता है कि कोई भी नीडी व्यक्ति जिसका कोई लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, किसी की आई ट्रांसप्लांट करना हो, किसी को और कुछ यूज हो सकता है, तो ये इस व्यक्ति को तो जाना ही था, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जीवन मिल जाता है, ठीक है। साथ में जिनसे भी नियर एंड डियर से कनेक्टेड ये व्यक्ति था, मान लीजिए इसके मदर फादर थे, ठीक है, तो उनके बेटे की आंखें किसी जिंदा व्यक्ति में उसको रोशनी दे रही होती है, तो वो भी एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन है। तो ये जागरूकता की बात है, और इसके लिए जो है एक मिशन चलता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए। क्या है, नोटो ऑर्गेनाइजेशन। और इसके 16वें इंडियन डोनेशन डे पे इन्होंने बोला है कि राजस्थान ने सबसे शानदार काम किया है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अंगदान के लिए संकल्प लिया तो वो राजस्थान से लिया, ठीक है, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। तो ये जो अवार्ड है ये आज 3 अगस्त को, ठीक है, नई दिल्ली में मिलने वाला है, राइट, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पे है, ठीक है, बाकी कोलकाता देख लेंगे, महाराष्ट्र दूसरे पे है, ठीक है, गुजरात तीसरे पे है, और आपका मध्य प्रदेश जो है चौथे स्थान पे, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और बहुत जरूरी भी है, आप भी, ठीक है, लाइफ में आगे चल के। और इस तरह ये ऐसी चीजें हैं जो, जैसे आपका ब्लड डोनेशन करने की हैबिट है, ठीक है, बहुत अच्छी हैबिट है और बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, 72 आवर्स में अपनी बॉडी वापस रिकवर हो जाती है, उतना ही ब्लड बना देती है। क्या कंडीशन है, आपकी एज 18 ईयर्स हो और आप स्वस्थ हो, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी जो है 72 आवर्स में दोबारा उतनी क्वांटिटी का जो ब्लड है बना लेती है। लेकिन आप सोच के देखिए, वो ब्लड किसी एक व्यक्ति को लाइफ दे सकता है, ठीक है, किसी की जाती हुई लाइफ को बचा सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, तो ये अवेयरनेस भी रखनी और हमारे एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि अंगदान करने में राजस्थानी सबसे आगे है, ठीक है। नोटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है। और ये जो अवार्ड है, स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, फर्स्ट पोजीशन के कारण किसको मिलने वाला, राजस्थान को मिलने वाला। मुख्य अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जागरूकता का आधार है, जो भी स्वयं से संगठन है, लोग है,
ये इसके महत्व को लेके व्यापक इसमें अभियान चलाया जाना चाहिए और राजस्थान ने अच्छा काम किया। अब जो पिछले अपने को पता है अपना जो डिस्कशन होता है मंडे टू फ्राइडे होता है, राइट, है ना, मंडे टू फ्राइडे होता है। तो सैटरडे संडे की जो न्यूज होती है उसको अपन डिस्कस कब करते हैं? मंडे ट्यूसडे में, ना, ये बात आपको सबको पता है, मंडे ट्यूसडे में, राइट। तो अब जो है पिछले सैटरडे संडे की काफी न्यूज थी और एक दिन जो है 1 अगस्त का हमारे लिए बहुत ही गोल्डन था। 8 गोल्ड जीते एक ही दिन में कॉमनवेल्थ में, और इस बार कमाल का प्रदर्शन किया है। हमने पिछली बार बोला था कि हमारी 11वीं रैंक है अभी, और अपन ने डिस्कस किया था कि ये बहुत इंप्रूव हो जाएगी, तो लगभग 4th रैंक पे हमने इस टूर्नामेंट को लगभग एंड कर लिया। और अपन इसको डिस्कस भी करेंगे अगले 1-2 दिन में कंप्लीट कि भाई क्या क्या चीजें थी, किस किस का क्या क्या अचीवमेंट था और राजस्थान के हिसाब से हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में इंडिया की तरफ से एक दिन में 8 गोल्ड का पहला रिकॉर्ड है, ठीक है। 2010 में अधिकतम 6 गोल्ड का रिकॉर्ड था, और इस दिन एक ही दिन में यानी कि 1 अगस्त को 16 मेडल हमने जीते। इसमें 8 गोल्ड थे, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, इसमें 5 गोल्ड जो है वुमेन्स ने जीते, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। तो ये बात भी अपने को देख लेनी है। कौन कौन? जैस्मिन लांबोरिया, प्रीति पंवार, साक्षी चौधरी, प्रिया धनखड़, अरुंधति चौधरी, हमने बात करी थी कि गोल्ड जीतने की संभावना है, इन्होंने गोल्ड जीत लिया है, ठीक है। और सचिन सिवाच, तो इनके बारे में विस्तृत रूप से अगले 1-2 दिन में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी आउटलाइन बना के कि अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सारा किस तरह से है। एक सोनम राणा है, उनकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। 5 साल की उम्र तक ये राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर रहे 5 वर्षों तक पहले। फिर बारूदी सुरंग में इनका जो दाहिना पैर है वो गंवा दिया, उसके बाद पैरा में इन्होंने शानदार इस बार क्या जीता है? गोल्ड जीता है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिंदगी कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो 4 ओपन भी करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ी सी ये बातें अपने को देख लेनी। देखिए संस्करण कौन सा था? 23वां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण था? 23वां, ठीक है। उसके बाद कहां पे हुआ? ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में 2026 का, ठीक है। भारत ने पहली बार जो है कब भाग लिया था? 1934 में, ठीक है। 1934 से ही ये शुरू हो गया था, ठीक है। 10 खेल केवल थे, 2022 में 16, 2026 में 10, ठीक है। शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, ठीक है, टेबल टेनिस, ये सब बाहर हो गए इस बार, ठीक है। 564 कुल मेडल अब तक इंडिया जीत चुका है, इसमें 203 गोल्ड है, 190 सिल्वर है, 171 ब्रॉन्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। और 300 मेडल केवल 4 खेलों में आए, क्या क्या? शूटिंग, कुश्ती, आईटी, टीटी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में, ठीक है। और ये इस बार नहीं थे। सर्वाधिक मेडल जो जीते हैं कॉमनवेल्थ में वो गगन नारंग ने जीते हैं, ठीक है। 15 मेडल अब तक ये जीत चुके हैं, तो गगन नारंग का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक चीज आपने देखी होगी, देखिए एंशियंट टाइम में इंडिया जो है, आप एक चीज अपनी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा इंडिया जो है बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत में आपको पता है वेदों की रचना हुई, ठीक है। उसके बाद वेदों पे अनेक टीकाएं लिखी गई, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, ठीक है। उसके बाद अनेक पांडुलिपियां लिखी गई और उससे पहले भी, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि वेस्टर्न जो तुर्की और मुस्लिम इन्वेजन हमारे इंडिया में हुआ, आक्रमण हुए, उन्होंने मंदिरों को भी ध्वस्त किया, और आपको पता नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो दुनिया का उस समय सबसे सर्वोच्च ज्ञान का केंद्र था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लोग बोलते हैं कि कई वर्षों तक वहां की किताबें जलती रही थी, ठीक है। फिर भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से इनका संरक्षण किया, लेकिन इनकी कंडीशन से ऐसी कुछ हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो अगले 100 साल भी ऐसे ही रहना है तो फिर ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रीडेबल ही नहीं रहेगी, यानी कि पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक पांडुलिपि का डिजिटलीकरण का मिशन जो है केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। केंद्र सरकार में किसने? जो संस्कृति मंत्रालय हमारा, उसने, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। अब राजस्थान इसमें रोल मॉडल बन गया क्योंकि सबसे शानदार काम राजस्थान इसमें कर रहा है और सबसे अग्रणी स्थान हासिल किया है। तो राजस्थान के मॉडल को जो है राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 23 लाख से ज्यादा जो पांडुलिपियां राजस्थान में पाई गई है, ठीक है। सोच के देखिए 23 लाख पांडुलिपियां राजस्थान में
पाई गई है। तो पहली तो खोज के स्तर पे अच्छा काम किया और 33,000 को डिजिटल कर भी दिया। अब ये अगले 1,000 साल भी, 1 करोड़ साल भी संरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, 15 सेंटर्स इसके लिए चल रहे हैं और 15 और राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित कर दिए हैं। ठीक है, जैन भंडार, मंदिर, मठ, पुस्तकालय, निजी संरक्षक सभी इससे जुड़े हुए। तो ये राजस्थान मॉडल जो है शानदार। जब भी आप संस्कृति के संरक्षण की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि राजस्थान मॉडल शानदार है और इसके लिए राजस्थान मॉडल को एप्रिसिएट भी किया गया है क्योंकि सबसे अग्रणी था। राइट, चलिए आगे। उसके बाद एक नई योजना पीएम सूर्य सरोवर योजना जो है अभी हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको परियोजना को मंजूरी दी है। अब हमने लगातार बात करी कि भाई सौर ऊर्जा राजस्थान में अच्छी है। ठीक है, और सौर ऊर्जा हमारे देश की भी जरूरत है क्योंकि हमें कोयले से निजात पाना है, प्रदूषण से निजात पाना है। तो इसके लिए हम अलग अलग तरह की स्कीम्स लगातार हमने पीएम कुसुम जो योजना है वो हमने डिस्कस करी। ठीक है, और हर घर सोलर अभियान जो है, पीएम सूर्य घर योजना है, वो भी हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब इन सब के साथ में हमने एक, आपको याद होगा इन सब में क्या होता था कि भाई ये मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है और जमीन के टुकड़े पे इस तरह सोलर पैनल जो है लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह सोलर पैनल लग जाते हैं। अब क्या होगा, इसमें एग्रीकल्चर हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी तरह यूं लग गए। तब एक स्कीम लेके आए, क्या? एग्री पैनल। इसमें क्या होता है कि 8 से 10 फीट ऊपर, यानी कि ये खेत से 8 से 10 फीट की हाइट पे सोलर पैनल जो है इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ये नीचे वाला जो एरिया है वो पौधारोपण और खेती में भी यूज किया जा सके। अब बोला कि यार जो वाटर बॉडीज होती है हमारे पानी की, जैसे कोई झील है मान लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है साल भर तो बारिश होती नहीं इंडिया में, मानसून सीजन में होती है, उसके बाद ड्राई समर का सीजन आता है, गर्मी का। तो उस टाइम जब सूर्य की रोशनी तेज पड़ती है तो इस तरह की जो वाटर बॉडीज होती है हमारी, ठीक है, झील, तालाब, तो इनके पानी का क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ये झीलें खाली हो जाती है। इन्होंने बोला है इसके बजाय इसके ऊपर सोलर जो पैनल है वो बिछा देंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा पानी की बचत होगी और पानी की बचत के साथ साथ और क्या होगा कि हमें जरूरी बिजली भी पैदा हो जाएगी। तो इसको लेके 5,070 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के तहत किया जाएगा। योजना का नाम आपको याद रखना, पीएम सूर्य सरोवर योजना। सरोवर से आप समझ जाएंगे कि भाई पानी के ऊपर जो है पैनल लगा लें। कहाँ पे? कोई सरोवर होगा, कोई तालाब होगा, ठीक है, कोई झील होगी, इन सब जो इंस्टॉलेशन है वहां पे किया जाएगा। 5,000 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर इसमें लगाए जाएंगे। साथ में भंडारण क्षमता भी की जाएगी। देखिए, अब सोलर के साथ एक दिक्कत ये थी कि सोलर दिन में पैदा होगी बट बिजली चाहिए आपको नाइट में। तो नाइट के लिए भाई पहले दिन वाली बिजली का क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या चाहिए? भंडारण चाहिए। इस मामले में ये जो 10,000 मेगावाट की जो क्षमता है ये पैदा करनी है और ये योजना 2026 से 2031 तक स्वीकृत की गई है। याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, जलाशयों का उपयोग होगा तो बहुमूल्य जो भूमि है उसकी बचत हो जाएगी और प्रतिवर्ष 10 मिलियन जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो नहीं होगा। 16,000 से 17,000 रोजगार सर्जित होंगे। ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार होगा क्योंकि इसमें भंडारण भी तो किया जा रहा है। ठीक है, और घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। अब आप ये रोजगार वाली बात, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सबने थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। जैसे क्या होता है, कुछ भी नई चीज होती है, जैसे हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन हुई, ठीक है, राजस्थान की एकमात्र, ठीक है, कहाँ पे? बांदर झील पे। क्या हुआ होगा उससे? देखिए, बहुत सारी चीजें हुई। पहली बात कि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिला। कैसे मिला? शुरुआत में उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वहाँ की जेसीबी, वहाँ का ट्रैक्टर वाला, ठीक है, वहाँ के मजदूर, सबको रोजगार मिला और लंबे समय तक, 4 से 5 साल तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी बन गई तो वहाँ पे अभी मान लीजिए 50 से 100 सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। आप देखेंगे कि उनमें से अधिकतम लोकल लोग हैं, तो रोजगार मिल गया ना उनको। फिर आप देखेंगे पाटन के पास में एक सोलर निर्माण की फैक्ट्री बनी है,
सोलर निर्माण यानी कि सोलर इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है, पैनल और पीवी वगैरह ना, पैनल और पीवी, कई सारे लोग जो है हमारे यहाँ उनको रोजगार मिल गया उससे। आप देखते होंगे कई बार जो बस है वो भर के जाती है मजदूरों की। तो जब इस तरह की इंडस्ट्री, जब इस तरह की चीजें होती है तो उससे रोजगार भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बहुत बार डिस्कस कर लिया कि 2015 COP21 पेरिस में भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापित किया था इसको, ठीक है। और इसमें बहुत सारा लगभग 121 कंट्रीज जो है देशों ने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इन्होंने बोला कि भाई बड़ी अच्छी चीज है। फिर 2018 में भारत ने एक और बात बोली। भारत ने बोला कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या बात की जा रही है? एक तो वन सन, ठीक है, वन ग्रिड, ठीक है, और वन वर्ल्ड, या उसको उल्टा कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई पूरी दुनिया को ध्यान में रख के हमें सोलर की स्थापना करनी है। जैसे अगर इंडिया में किसी सोलर से बिजली पैदा हो तो उसको आराम से मालदीव भेजा जा सके, ठीक है, उसको श्रीलंका भेजा जा सके। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है GGI ओसो ओजी, है ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो 2021 COP26 में भारत, यूके ने मिलकर, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने, और इसको लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, USA और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो हमारा है ही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है याद रखेंगे आप, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम जो दिल्ली के पास में है, जिसको पहले गुड़गांव बोला जाता था, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, राइट। चलिए, उसके अलावा राजस्थान में आपको पता है भडला जो है सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ठीक है, रेगिस्तान में। और ऊपर से सैटेलाइट इमेज में इस तरह की इमेज दिखती है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे 2245 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है पैदा की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़े हुए सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे बोला जाता है भारतीय कृषि में जो है नया दौर है। जैसे PM किसान होगी, एक तो देखिए 22 किस्तों में 4.27 लाख करोड़ रुपए मिल गए, ठीक है। तो किसान की वास्तविक आय से बढ़ रही है। साथ में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, ग्रामीण सड़कें अच्छी की जा रही है, वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं। वेयर हाउस क्या होते हैं? किसानों के सामान को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। और कोल्ड चेन यानी कि जैसे आपको पता, आपने हमारे घर में जो सामान होता है खराब होने वाला, उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? फ्रीज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, है ना। इसी प्रकार से किसानों की उपज के लिए इस तरह के कोल्ड हाउस, कोल्ड स्टोरेज जो है बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती मिशन जो है वो चल रहा है, जिसमें कि भाई रसायनों का छिड़काव कम से कम करना है, नेचुरल जो गोबर वगैरह उसका यूज करके खेती करनी है। ड्रोन सेवाएं, फसल का डिजिटल सर्वेक्षण, मौसम आधारित सलाह, ये सारी चीजें जो है कृषि में अच्छी चल रही है। साथ में खेती बचाओ अभियान के तहत क्या हो रहा है, एक तो मिट्टी का परीक्षण हो रहा है, ठीक है, DAP यूरिया कम करना है, हरी खाद और जो इसका प्रबंधन अच्छे से करना है, और बायो नैनो उर्वरक जो है उनको भी अंगीकार करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है किसानों को लेके जो योजना है वो चल रही है। आज हमने PM किसान के बारे में बात करी, वन महोत्सव के बारे में बात की, अंगदान पुरस्कार के बारे में बात करी, CWG के बारे में बात करी, कॉमनवेल्थ के बारे में, जिसमें आने वाले समय में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। PM सूर्य सरोवर योजना के बारे में बात करी, नई कृषि नीति के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन अच्छी रही हो, एंड आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क करते रहिए और रिवाइज करते रहिए अच्छे से। विश यू गुड लक, जय हिंद।